दोस्तों बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि फ्राइडे के दिन इंटरनेशनल मार्केट में हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। और पिछले कई दिनों के बाद बहुत ही ज़बरदस्त जो तेज़ी बनी है वो हमारे बाजार में भी शानदार तेज़ी लेके आ सकती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी एफआई का टेंशन है। एफआई पिछले कई समय से बाजार में अभी भी बिकवाली कर रहे हैं और अगर उनकी बिकवाली जारी रहेगी तो जो तेज़ी बनेगी क्या वो कायम रह पाएगी, क्या ये तेज़ी आगे बढ़ेगी या फिर वापस गिरावट हो जाएगी। तो आगे क्या क्या अभी फिलहाल फैक्टर है जो बाजार को इफेक्टेड करेंगे और जिनकी वजह से हमारे बाजार में आगे जाके क्या पोजीशन बन सकते हैं, क्या तेज़ी ऐसे ही जारी रहने वाली है या फिर जिस तरह से लगातार ऊपर के लेवल से करेक्शन आ चुका है कम से कम सेंसेक्स में 3500 पॉइंट का, क्या ये और नीचे जाने वाला है, तो क्या है आगे की संभावना। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो फ्राइडे को क्लोजिंग 59,900 के स्तर पे हुई 452 पॉइंट की गिरावट के साथ में, यानी 0.75% की गिरावट देखिए। तो आप देख सकते हो फ्राइडे की अगर आपको ट्रेडिंग सेशन को आपको देखा होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हमने थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी, उस हिसाब से हमारे बाजार में भी शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। लेकिन जल्द ही बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ और ये गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई, यानी करीब 650 पॉइंट की गिरावट थी। वहाँ से कुछ रिकवरी भी देखने को मिली लेकिन फिर भी गिरावट है। और यहाँ पे ये गिरावट का माहौल अगर देखें तो सिर्फ पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही हमने 1500 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी है सेंसेक्स में। और 1 दिसंबर से जब बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाई थी, जिस समय देखें तो 63,300 का स्तर हमने देखा, वहाँ से जो गिरावट हुई है वो लगभग 3,500 पॉइंट की है। काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है और ये लगातार जारी है और इसके पीछे वजह सिर्फ एफआईआई है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,859 के स्तर पे क्लोजिंग है, जहाँ पे 132 पॉइंट की हमने गिरावट देखी है, यानी 0.74% निफ्टी 50 भी गिरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस समय जो 18,000 का सपोर्ट था वो भी टूटा है, तो थोड़ी वीकनेस तो है। लेकिन जो अच्छे सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो है इंटरनेशनल मार्केट से। डाउ जोन्स की बात करें तो 33,630 के स्तर पे हमने 2.13% की ज़बरदस्त तेजी देखी है और काफ़ी दिनों के बाद ये बड़ी शानदार तेजी है, 2% के ऊपर की तेजी। S&P 500 की बात करें तो 3,895 के स्तर पे 2.28% की शानदार तेजी। नेस्डेक कंपोजिट में 10,569 के स्तर पे 2.56% की बम्पर तेजी, यानी लगभग 2.5% की तेजी। रजेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 1792 के स्तर पे 2.26% की तेजी। तो ये जो तेजी है ऐसी तेजी हमारे बाजार में भी बन सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि फिलहाल जिस तरह से अभी कोविड के केस हमारे यहाँ पे नहीं आ रहे बल्कि लगातार कम भी हो रहे, तो एक थोड़ी सी वहाँ पे राहत देखने को मिल रही है। जिस तरह से पिछले जो माहौल बना था कि जिस तरह से चाइना से पेशेंट निकल के आ रहे और भी विश्व के बाजारों में, तो वैसे इंडिया में भी वैसा वातावरण बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल वैसा हो नहीं रहा है। तो ये थोड़ी सी राहत भरी खबर बाजार के लिए जरूर है। लेकिन बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है एफआई बाजार में अभी भी बिकवाली करे लगातार। आप देख सकते दिसंबर में ही उन्होंने 5,900 करोड़ रुपये के अपने शेयर बेच दिए। अब यहाँ पे उनकी चिंता जो है कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में लगातार कोविड के पेशेंट बढ़ने लगे। इसके अलावा अमेरिका में जो मंदी की चिंता है वो काफ़ी ज़्यादा असर कर रही है और इसी वजह से देखें तो एफपीआई का जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क है और वो बाजार में इस समय बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो उनके इक्विटी रिसर्च हेड है श्रीकांत चौहान, उनका कहना है कि आगे चलकर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की जो वृद्धि की चिंता है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इस समय ऊंची ब्याज दरें और तीसरी तिमाही के जो नतीजे उसके कमजोर रहने की संभावना के बीच में एफआई इस समय बाजार में अपनी थोड़ी सी बिकवाली कर रहे हैं। इस दिसंबर के शुरू महीने में अगर 2 से लेकर 6 जनवरी के बीच में देखें तो एफआई ने मार्केट से करीब 5,872 रुपये अपनी रकम निकाल ली है। नवंबर तक आप देखें तो एफआई बाजार में खरीदार थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी, लेकिन दिसंबर से वो बिकवाल बन चुके। दिसंबर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिकवाल की थी और ये जनवरी में भी बदस्तूर जारी है। अब पूरे साल की बात करें तो एफआईआई ने बाजार में करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये की शेयरों की बिकवाली की है 2022 में। और यूएस फेडरल रिजर्व की जो और अन्य जो केंद्रीय बैंक है उनके द्वारा जिस तरह से लगातार ब्याज दरों में वृद्धि की जा रही है और कच्चे तेलों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और कमोडिटीज़ की ऊंची प्राइस है और दूसरी तरफ देखें तो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से एफपीआई बाजार में लगातार बिकवाल बने हुए और वो इक्विटी बाजार से काफ़ी दूरी बना रहे। अब यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग स्टार इंडिया के मैनेजिंग रिसर्च हेड है एसोसिएट हिमांशु श्रीवास्तव का कहना है कि दुनिया में बहुत सारे देशों में कोविड लगातार तेजी से फैल रहा है और अमेरिका में इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है इस वजह से इंडियन बाजार से आप देखें तो जो एफआई है वो अपना निवेश कम कर रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का कहना है कि इकोनॉमिक डेटा, फेड पॉलिसी, भारतीय कंपनियों के तीसरी तिमाही के जो नतीजे आएंगे वो और बजट की उम्मीदों के ऊपर पूरे बाजार का दारोमदार है और उसके बाद में ही शेयर बाजार में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बजट में क्या संभावना हो सकती है और इसीलिए आने वाले समय जो अब
नतीजे आने शुरू होंगे उसके ऊपर बाजार की नज़र है। जिस तरह से अगर नतीजे पॉजिटिव आने लगे तो बाजार में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा और निवेश भी आना शुरू हो सकता है। तो आने वाले समय जो जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आने वाले उनके ऊपर नज़र आएगी और कंपनियों के रिजल्ट के ऊपर और इसके अलावा आने वाले बजट के ऊपर, ये सारे जो फैक्टर है जो बाजार को इस समय एक लंबी दिशा में लेके जा सकते हैं या फिर गिरावट के गर्त में भी लेके जा सकते हैं। अब जो सबसे पहले नंबर निकल कर आएंगे वो आईटी कंपनियों के आएंगे और देख सकते हो इस सप्ताह में कम से कम 60 से ज़्यादा कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और वो डिसाइड करेंगे कैसा रह सकता है वातावरण। फिलहाल आईटी कंपनियों के जो रिजल्ट देखे तो सोमवार को टीसीएस के सबसे पहले नतीजे आने वाले और जिसमें उसके बेहतर रहने की संभावना व्यक्त कर रही है बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस। और इसके बाद में देखें तो गुरुवार को इन्फोसिस एचसीएल टेक्नोलॉजी के भी नतीजे आएंगे और शनिवार को एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो लगातार इस समय आईटी कंपनियों के रिजल्ट के दौर शुरू होंगे उसके बाद में बाजार की रणनीति तय होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है जो उसके आंकड़े के ऊपर भी नजर आएगी दिसंबर के कैसे रह सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो फूड प्राइजेज में गिरावट के बावजूद भी महंगाई लगभग 6% के आसपास रहेगी, ऐसा कहना है रिसर्च एनालिस्टों का। और यहाँ पे अगर देखें तो ये आरबीआई की जो अनुरूप ही है और अगर ऐसा रहेगा तो फिर इसमें थोड़ी सी दबाव कम देखने को मिल सकता है। गुरुवार को इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के डेटा भी जारी होंगे, उसका क्या असर रहेगा वो देखना होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसका डेटा भी शुक्रवार को जारी होने वाला है। यानी ये सप्ताह बहुत कुछ करेगा और इसके बाद में आगे की रणनीति तय हो सकती है बाजार को लेकर। इसके अलावा अमेरिका के महंगाई के आंकड़े भी गुरुवार को आने वाले हैं। एक्सपर्ट को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी दिसंबर में महंगाई यानी 6.5 से लेकर 7 की रेंज में रह सकती है यहाँ पे इनके आंकड़े। और ये जो नवंबर 7.1 के आसपास थे तो उसके ऊपर सारा बाजार दारोमदार रहेगा। आने वाले समय क्या हो सकती है बाजार की रणनीति। और जो सबसे बड़ा जो बाजार में इस समय जो निर्णय कारक कारण रहने वाला है वो है एफआईए की इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हो 2022 में तो उन्होंने मिली जुली है, कभी एफआईए ने इन्वेस्टमेंट किया, कभी उन्होंने बिकवाली की, लेकिन 2023 कैसा रहेगा, क्या वो इस समय बाजार में फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। और वो इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करेंगे तब बाजार में एक तेजी बन सकती है, क्योंकि वैसे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा बाजार को संभाला है, लेकिन सबसे जो बड़ी उम्मीद है वो एफआईए से। अब निफ्टी ने अपना 18,000 का जो सपोर्ट था वो मेन सपोर्ट तोड़ा है। अब यहाँ पे देख सकते हो 17,750 का इसको सपोर्ट मिला हुआ है और ये एक तरह से अहम सपोर्ट हो सकता है। उसके ऊपर अगर बाजार फिर से एक तरफ से बाउंस बैक देगा तो तेजी की संभावना बनेगी, या फिर नीचे की तरफ जाएगा तो घबराहट के संकेत मिलेंगे और फिर बड़ी गिरावट भी हो सकती है। अब ऐसे में बाजार में उतार चढ़ाव तो जारी है, लेकिन इसके बीच में 8 ऐसे स्टॉक है जिनमें एंजल वन की तरफ से निवेश की सलाह दी गई है। यानी थोड़ा सा आप अगर आपको मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस समय इन स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा संभावना देखने को मिली है, जिनमें उनका जो पहला स्टॉक है वो है मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड। इसकी जो हालिया प्राइस है वो 863 की है, जहाँ पे 1.02% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। तो उनकी जो पहली पिक है वो मेट्रो ब्रांड्स है। सेकंड जो उन्होंने स्टॉक सजेस्ट किया वो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिलहाल इसकी प्राइस 5,580 की है, जहाँ पे फ्राइडे के दिन 0.19% की हमें तेजी देखने को मिली थी। तीसरा जो उन्होंने स्टॉक सजेस्ट किया वो है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। 7,670 की इसकी प्राइस थी, फ्राइडे को 0.48% की यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली, जिसमें उन्होंने निवेश की सलाह दी हुई है। इसके अलावा उन्होंने जेएफ कमर्शियल के ऊपर निवेश की सलाह दी गई है, जहाँ पे 9,150 की इसकी प्राइस थी, 0.71% की तेजी देखने को मिली। ये काफ़ी मजबूती का सबूत है, क्योंकि एक तरफ बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी लगभग 0.7% की तेजी काफ़ी मायने रखती है। इसके अलावा उन्होंने यूको बैंक में निवेश की सलाह दी है, जिसकी प्राइस 31 के आसपास है, 3.57% की बड़ी गिरावट थी फ्राइडे के दिन। इसके अलावा पिरामल फार्मा में निवेश की सलाह दी गई है, 116 की प्राइस है, 1.90% गिरा था फ्राइडे के दिन। इसके अलावा उन्होंने अपोलो टायर्स में निवेश की सलाह दी है, 328 के स्तर पे क्लोजिंग थी, 2.88% गिरा था स्टॉक। और लास्ट उनका जो स्टॉक है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 715 पर सलाह है, निवेश आपको करना चाहिए। 4.73% की शानदार तेजी भी देखी थी हमने फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे हम निफ्टी के सपोर्ट देख लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट का माहौल बनता है और नीचे निफ्टी जाता है तो फिर 17,754 का पहला सपोर्ट है, ये एक मजबूत सपोर्ट है। ये टूटेगा तो फिर 17,648 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी अगर निफ्टी 50 नहीं रुका तो आप देख सकते हो सीधा 17,502 का स्तर देखने को मिलेगा। तो ये आपको फिलहाल ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ मूव करने पे आप देख सकते हो 18,006 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो आपको 18,152 का सेकेंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और निफ्टी ने इसको ब्रेक किया तो फिर आप देख सकते हो 18,257 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा।
तो अगर 18,200 हो जाता फिर एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के चलना है और निवेश के बारे में अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।